डियर स्टूडेंट, हम आरसी टॉपिक के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। आरसी सर्किट का लास्ट टॉपिक है। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर जेईई में एक दो क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो इसमें एक चीज ये कही गई है कि एक सर्किट दिया गया है तो सिंगल कैपेसिटर सर्किट, लेकिन डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है बैटरी, एक सीरीज सर्किट नहीं है, इसीलिए रिड्यूसिबल, लेकिन ये रिड्यूसिबल टू सीरीज आरसी सर्किट है। ये हमारे टाइप 2 सर्किट है। ये रिड्यूसिबल कैसे है मैं आपको बताऊंगा। हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया जा रहा है। फाइंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और बैटरी के अक्रॉस भी बताना है। जनरली ये दोनों पार्ट पूछे जाते हैं। बैटरी के अक्रॉस अभी तक आईआईटी ने पूछा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पूछ सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो तुम करोगे इसमें कैपेसिटर और के अक्रॉस ही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, राइट। अब देखो ये सर्किट रिड्यूसिबल टू कैसे, जब हम इस स्विच को बंद करेंगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बैटरी के साथ सर्किट रिड्यूस करना सिखा चुका हूं। देखो मैं कैसे कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इस सर्किट को ऐसे ले लेता, ध्यान से समझना। इस R को मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दूं और इस 2R के साथ एक 0 वोल्ट की बैटरी मान लूं, ठीक है। और ये रहा C और ये R मैं ऐसे दिखा दूं। इस R में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगाओ या यहां लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर्किट में, राइट। उसके बाद इसका मैं एक एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट में रिड्यूस हो जाता। ये इनके रिजल्टेंट हो गए। कहां से आए, इसे R इक्विवेलेंट में चाहो तो इक्विवेलेंट में लिख लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम ये सारे क्वेश्चन हम इस तरह से कर चुके हैं, सब हमने रेजिस्टिव सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में सीखा है। तो ये हो गया R ऐसे। तो दिस इज द सिंपल और बेसिक मेथड। आई कैन से इट इज माय मेथड 1, बेसिक मेथड। इस सर्किट में बैटरी को, सिंगल बैटरी सर्किट, इस तरह के सर्किट को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कई टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं तो मल्टीपल टाइप करना होगा। ये सर्किट फाइनली इस तरह से रिड्यूस होता है, ठीक है। और अगर आपने इस तरह से इसे रिड्यूस कर दिया तो यहां पर अब आंसर Q का क्या होगा, QS1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, या QS की वैल्यू क्या आ जाती, तुम कहते हैं C इंटू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और टाइम कांस्टेंट तुम्हारा क्या आ जाता, C इंटू R प्लस R इक्विवेलेंट, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर इसको डिफरेंशिएट करके तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू QS बाई टाउ e की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसे तुम I नोट भी कह सकते हो, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। यहां I नोट क्या है, QS बाई टाउ, और इसे हम कहते हैं करंट इन अक्रॉस कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां QS क्या है आपका, स्टेडी स्टेट चार्ज। अब ये करंट अक्रॉस कैपेसिटर सॉल्व होती है I, इसे I से लिखना ज्यादा अच्छा है। तो फिर यहां पे टर्मिनल वोल्टेज निकाल के फिर सर्किट को वापस बैक में जाकर करंट अक्रॉस बैटरी भी निकाली जा सकती है। हम ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर ये मेथड यहां पर सुटेबल नहीं है। हमने केवल इस थ्योरी से ये देख लिया कि ये सर्किट रिड्यूस हो सकता है, बस इसके दो फंडामेंटल यूज कर लिए, और ये इक्वेशंस हमारे पास हमारी फंडामेंटल इक्वेशंस बन गई, ठीक है। हमने एक बेस बनाया है, लेकिन क्वेश्चंस करने में हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। मेथड 1 इज यूज्ड ओनली टू डेवलप ए थ्योरी, इससे रिजल्ट आ गए। जैसे कई बार होता है कि हमने एक डेरिवेशन किया, हमने देखा है कि फार्मूला डेवलप हो गया, लेकिन आगे हम थोड़ी ट्रिक लगाकर और दूसरे दिमाग लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्टकट डेवलप कर लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन को बेसिक डेरिवेशन मेथड से ही किया जाए, ऐसे हमने बहुत सारे मैकेनिक्स में भी कर चुके हैं। तो हमें यह पता चल गया कि इतनी थ्योरी डिस्कशन से कि ये सर्किट रिड्यूस हो सकते हैं और ऐसी कुछ इक्वेशंस ली जा सकती है, क्लियर। बस केवल इतना ही हम यहां से यूज करेंगे, बाकी और हम इस थ्योरी का कोई बहुत ज्यादा वाइड मतलब इस थ्योरी डेवलप हुई है,
हम इस थ्योरी को क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं यूज करने वाले। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग थ्योरी बनाएंगे, यानी एक ट्रिक बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे। ये है फंडामेंटल थ्योरी। अब हम एक मेथड बनाने वाले हैं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट्स। ठीक है, तो जरा मैं इसको हटा लूं। और जो हमारे रिजल्ट आए थे, मैं केवल उन इक्वेशंस को दोबारा से लिख रहा हूं। मेरा रिजल्ट आया था Q इज इक्वल टू QS 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहां QS की डेफिनेशन क्या है? स्टडी स्टेट चार्ज। ठीक है, IC dQ बाई dt और आई नो टी इक्वल टू 0 करंट अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? QS बाई टाउ। ये रिजल्ट आप नोट कर लें। हम इसको यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्लियर? कैसे यूज करना है? अब मान लो मुझे पता है कि यहां चार्ज अक्रॉस बैटरी करंट कैसे निकालें, ये भी हम सीख लेंगे। मेन ये पहले दो चीजें सॉल्व करना सीखें। हमें ये पता है कि ये रिड्यूस, जब भी इस तरह के सर्किट होंगे, एक बैटरी हो या एक से ज्यादा बैटरी हो, एक कैपेसिटर होना चाहिए बस। सर्किट में कितना कैपेसिटर होना चाहिए? एक। तो ये सर्किट रिड्यूसेबल होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में आंसर देना चाहता हूं तो इसमें कितने, कभी कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कहते हैं अच्छा टी इक्वल टू टाउ एल एन 2 पे चार्ज बताओ, या इतने टाइम पर कितना चार्ज है। तो बेसिकली इसमें दो ही तो नोन है, QS और टाउ। अगर तुम्हारे QS और टाउ सॉल्व हो जाए, ध्यान से समझना, अगर QS और टाउ तुम्हारा सॉल्व हो जाए तो आंसर आ गया। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज बताओ, कुछ भी पूछा जा रहा है। तो बेसिकली दो ही तो अननोन है, QS फाइंड करना है, टाउ फाइंड करना है सर्किट में। तो कैसे फाइंड करेंगे? एक तो बेसिक मेथड मैंने डिस्कस कर ही दिया कि सर्किट को रिड्यूस करो। सिंपल छोटा मोटा क्वेश्चन होते हैं, मेथड बहुत आसानी से डायरेक्ट आंसर भी दे देता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में लगाएंगे, किसी में लगा भी सकते हैं, पर ये मेथड 2 ज्यादातर क्वेश्चन में जब मैं मेथड 2 डिस्कस करना जा रहा हूं, इसमें हम ज्यादा इसके तो मेथड 2 की अब हम बात करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी मेथड 2 से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 का स्टेप 1 क्या है? ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ QS। फर्स्ट फाइंड QS। अब QS कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सर्किट में? स्टडी स्टेट चार्ज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हेन करंट अक्रॉस कैपेसिटर बिकम 0, और कैपेसिटर उस समय एक ओपन बैटरी स्टेट हम बोलते हैं कि इस तरीके से है। ये ऑलरेडी सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और VS की वैल्यू क्या होती है? QS बाई C। ठीक है, ऑलरेडी हम ये सब क्वेश्चंस में सारी चीजें यूज कर चुके हैं, तो बस उसी का यूज करना, कोई नई थ्योरी है ही नहीं। ये तो अभी हमने पूरा एक लेक्चर, पूरा एक टॉपिक डिस्कस किया इस पे। तो चलो इसको यूज कर रहे हैं QS फाइंड करने के लिए। तो QS फाइंड करने के लिए यानी कि हम T इक्वल टू इंफिनिटी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि T इक्वल टू इंफिनिटी पे ही Q इक्वल टू क्या हो जाता है? QS हो जाता है। तो इस कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस कर दो? एक ओपन सर्किट से, ऐसे। राइट? अब हमें इस VS को फाइंड करना होता है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं जब हमें VS को फाइंड करना होता है तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं कि देखते हैं कि यार T इक्वल टू इंफिनिटी में VS फाइंड करने का पहला रूल होता है कि देखो कि सर्किट में कोई करंट तो नहीं है। तो बिल्कुल है, एक करंट होगी। इस करंट को मैं IS या I1 कह लेता हूं। तो I1 की वैल्यू देखो, इसमें तो जाएगी नहीं, तो ओपन सर्किट स्टेट में चला गया, कैपेसिटर है तो ऐसे ही जाएगी। तो तुम I1 को की वैल्यू कैसे डायरेक्ट आ जाएगी? ε/3 का। ये सिंपल सा सर्किट है। अब VS निकालने के दो मेथड है। मिस्टर X को इस छोटे से लूप में जोड़ ले, ये रहा हमारा मिस्टर X। यहां से चलाओ, ऐसे ले जाओ, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो। तो तुम्हारे पास दो पाथ है, P1 और P2 दो पाथ है। कोई भी पाथ यूज कर लो, आंसर सेम आने वाला है। तो ये P1 बड़ा छोटा सा पाथ है, मैं इसमें मिस्टर X को दौड़ा दूं, तुम P2 से दौड़ा लेगा, आंसर सेम आएंगे। इन सब चीजों से आंसर डिपेंड नहीं करता कि हमने पाथ क्या यूज किया, बस इक्वेशन में साइन और मेथड सही रखना। ये मिस्टर X वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कई बार डील कर चुके हैं। तो जो मिस्टर X हमारा चलेगा ऐसे, तो ये कहेगा I1 2R, यहां इसको कुछ नहीं मिलने वाला, माइनस VS
इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी पहला साइन होता है वो लेना होता है। तो Vs की वैल्यू क्या हो गई 2I1R, और I1 की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 3R, तो 2 एप्सिलॉन बाई 3R से R कट गया। तो Vs का आंसर कितना आया 2 एप्सिलॉन बाई 3। तुम पाथ P2 से लिखना, मैंने इस वाले से लिखा, तुम दूसरे पाथ से लिख के देखना, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक। और Vs की वैल्यू क्या होती है QS बाई C, तो QS का एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो गई 2C एप्सिलॉन बाई 3। तो मैं यहां नोट कर लेता हूं जो मेरा स्टेप था 1, जिसमें मुझे फाइंड करना था 2C एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये तुम्हें एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे पहले हमें पहला स्टेप हमने QS फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो मेथड 1 का था पहला स्टेप QS फाइंड करना, वो हमारा फाइंड हो गया सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। टाइम कांस्टेंट यहां पर होता है एक तरीके से R इक्वलेंट C, और एक तरीका और भी है इज इक्वल टू I नोट बाई QS बाई I नोट। देखो यहां से तो हमें पता ही है, यहां से अगर देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो QS बाई I नोट के रेशियो को क्या कहेंगे टाइम कांस्टेंट कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट के को फाइंड करने के दो मेथड है। इसे हम कह लेते हैं मेथड ए और इसको हम कह लेते हैं मेथड बी। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। तो टाइम कांस्टेंट फाइंड करने कितने मेथड हो गए, दो मेथड हो गए, मेथड ए और मेथड बी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। कई बार ये बहुत आसान पड़ता है, कभी कभी ये बहुत आसान पड़ता है। ये R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है मैं सिखाता हूं। तो अब हमारे पास दो मेथड हो गए, मेथड ए और मेथड बी, लेकिन मैं पहले मेथड बी डिस्कस करना चाहूंगा। तो हम इसे MB कह लेते हैं शॉर्ट में, मेथड बी है हमारा। तो हम मेथड बी की हम बात कर रहे हैं। तो मेथड बी में हमें I नोट की पहले डेफिनेशन की बात करनी है। I नोट की डेफिनेशन थी T इक्वल टू 0 की करंट, T इज इक्वल टू 0 की करंट, और इसमें कैपेसिटर अनचार्ज होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहां पर हम कैपेसिटर किससे रिप्लेस करेंगे, एक वायर से, अनचार्ज कैपेसिटर। अच्छा एक चीज सुनो, अगर तुम में से किसी के दिमाग में आ जाए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर अगर कैपेसिटर चार्ज हो तो इस क्वेश्चन के आंसर ये नहीं होते, तो हमें पता है, तो हम आंसर लेते हैं Q इज इक्वल टू QS 1 माइनस e माइनस टी बाई टाउ प्लस इनिशियल चार्ज की डिस्चार्जिंग। नोट कर लो, अगर कभी इस वाले मेथड में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इनिशियली कैपेसिटर में कुछ चार्ज दे दिया जाए, तो क्या हमारा पुराना शॉर्टकट जो हमने एक सीखा था अभी पिछले लेक्चर वो करेगा, यस, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग। लेकिन यहां पर ये नोट करो, जब I नोट जब भी इस मेथड में I नोट निकालना है, चाहे कैपेसिटर पे चार्ज हो या ना हो इनिशियली, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें इस मेथड को लगाना है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट पे एक चीज और नोट करो, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट लिखो, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जैसे हम स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में कहते थे कि यार टाइम कांस्टेंट ऑसिलेट करता है, तो टाइम कांस्टेंट आता है 2 पाई अंडर रूट k बाई m, और हम कहते थे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, एज्यूम ग्रेविटी एज 0 और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो टाइम कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा। वहां पर टाइम पीरियड हम फाइंड करते थे। तो ऐसे ही ये नोट करो, लिख लो कि टाइम कांस्टेंट इनिशियल चार्ज के डिपेंडेंट नहीं होता। तो अगर कभी किसी ये मेथड लगा रहे हो कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज दे भी दिया जाए तो उसको नहीं देखना है, उसको 0 ही करना है। यानी I नोट हमारी इनिशियल करंट है विद इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर एज 0। तो कैपेसिटर को एक वायर से रिप्लेस करते हैं और I नोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटर को एक वायर से रिप्लेस कर दिया, R एप्सिलॉन, कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ए वायर
then here is a resistance R. This current is I नोट. तो ये I नोट फाइंड कैसे होगी? एक काम करते हैं, इस करंट को कुछ I कह लेते हैं. तो ये करंट I कैसे निकलेगी? बैटरी के अक्रॉस करंट निकालने एक सिंपल रजिस्टिव सर्किट आप लोगों के सामने है, तो जिसमें पहले हम कहते हैं कि ये R और 2R कैसे होते, ये R और 2R होते पैरेलल में, तो इस सर्किट का बैटरी के अक्रॉस R इक्विवेलेंट बन जाता R और 2R पैरेलल में, तो 2R/3 2R/3 प्लस R 5R/3 2R और R 2R/3 और 2R/3 प्लस R ऐसे लिख लो, तो 5R/3 आ गया इस सर्किट का. तो I की वैल्यू आ जाती, ये जो I यहां पर जा रहा है ये डिवाइड हो रहा है, मान लो ये I डैश कह लो. I की वैल्यू कितनी आती? तो I की वैल्यू आती बैटरी की जो वोल्टेज है डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. तो इस तरीके से हमने क्या करा, ध्यान से समझना. कैपेसिटर को एक इनिशियल करंट निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं, अनचार्ज कैपेसिटर एक वायर की तरह से बिहेव करता है, तो उसको एक वायर से रिप्लेस करा कैपेसिटर को ऐसे. ये हमारा कैपेसिटर है. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी, इसलिए देखो लिंक लेक्चर होते हैं. अगर हम लेक्चर्स पूरी सीक्वेंस में आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं. अगर हमने एक भी लेक्चर स्किप कर दिया, कुछ भी करा, तो आगे वाले लेक्चर्स में हमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी. तो आई की वैल्यू आ गई 3ε/5R. अब ये बताओ, अब हम ये सब पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. इस समय एक वायर है, सिंपल रजिस्टिव सर्किट के रूल फॉलो होंगे, तो ये आई नोट आई का कितना पार्ट आएगा? आई नोट विल बी अपोजिट रेशो में जाएगी करंट, यहां पर पैरेलल में, तो ये 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो आई नोट वैल्यू कितनी होगी? 2/3 ऑफ आई. पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन का रूल लगाया, सिंपल कोई नई थ्योरी नहीं यूज की. आई हैव डिवाइडेड द करंट इन पैरेलल रूल्स ऑफ रेजिस्टेंस. अपोजिट रेशो रेजिस्टेंस में करंट को डिवाइड कर दिया. 2:1 है तो करंट 1:2 में डिवाइड कर दी, तो आई नोट वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ आई. यानी 2/3 ऑफ आई कितना होगा? इसका 2/3 निकाल दो, तो 2ε/5R. क्लियर? तो आई नोट आ गया 2ε/5R. तो टाइम कांस्टेंट टाउ. ये आरसी सर्किट का थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो जाता है. ठीक है, तो QS कितना निकाला था हमने? 2C∝/3 डिवाइड बाई आई नोट कितना है? 2ε/5R. तो 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो 5RC/3. ये आ गया टाइम कांस्टेंट. ठीक है, ये हमारा था मेथड बी. अब मेथड ए क्या है? सिंपल सर्किट होते हैं तो मैं मेथड ए यूज करता हूं. थोड़ा टिपिकल टाइप सर्किट होता है तो मेथड बी यूज कर लेता हूं. अभी तुम प्रॉब्लम देखोगे तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि कहां कैसे थोड़ा सोचना होता है. बस मेथड ए ये कहता है कि यार देखो, एक सीरीज जो सर्किट होता था, अगर तुम पूरा डेरिवेशन शुरुआत से देखो, तो ये कैपेसिटर है, मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है. ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं. R1 R2 R और ये लगा है कैपेसिटर. एक R इस तरह से लगे होते थे, तो हम कहते थे कि यार इन सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व कर दो. तो एक तरीके से हम बैटरी लेते थे, ये R इक्विवेलेंट आ जाता था, ये कैपेसिटर में जाता था. ध्यान से समझना, थ्योरी डेवलप हो रही है. ये सर्किट को पहले तुम ऐसे सिंपल, इस तरह कोई सर्किट हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तुम इसे इस तरह से पहले सर्किट को करते थे. तो फिर टाइम कांस्टेंट को कहते थे R इक्विवेलेंट इनटू C. अच्छा, अगर मैं 2ε की बैटरी ले लूं एप्सिलॉन की जगह, तो भी टाइम कांस्टेंट सेम रहेगा. 3ε ले लूं, 4ε ले लूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता. तो बेसिकली इस मेथड में करना क्या होता है, तो ये जो R इक्विवेलेंट है, ये बैटरी के ईएमएफ, टाइम कांस्टेंट बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता. ध्यान से समझना, ये इन दोनों चीजों के इंडिपेंडेंट आ रहा है. जितने मैं थ्योरी के पॉइंट बता रहा हूं ये सब लिखते चलो.
ये QI पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये बैटरी पे डिपेंड नहीं करेगा, कितनी बैटरी लगी हुई है उनका क्या ईएमएफ है उस पर भी डिपेंड नहीं करता टाइम कांस्टेंट। तो दूसरे मेथड में सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बैटरी को, किसी भी बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, यानी अगर बैटरी ऐसे है तो उसको आर से रिप्लेस करो, और अगर, क्योंकि ये आर तो काउंट होता है सर्किट में, ये हम कर चुके हैं। जैसे अगर एक बैटरी लगा दें और एक रेजिस्टेंस लगाएं तो उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आता था आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर एक आइडियल बैटरी है तो उसको सिंपली वायर से रिप्लेस करो। मेथड ए में, मेथड ए का रूल याद करो। पहली चीज ये लिख लेना, टाइम कांस्टेंट QI और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारी आइडियल बैटरी है, नॉन आइडियल बैटरी, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि बैटरी 1 एक सीधा सा रूल है, मतलब बैटरी वाले पार्ट को हटा दो जब तुम टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो हमने क्या करना है, यहां से बैटरी वाले पार्ट को हटा दिया, ये हो गया 2R। अब कैपेसिटर के अक्रॉस देखना है तो कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसे टर्मिनल बना लो कि भैया ये वो टर्मिनल है जिनके अक्रॉस A, C1, C2, जिसके अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है। यानी स्टेप 2 क्या कहता है, ये कह रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट विदाउट बैटरी। ठीक है, तो ये इस कोई भी सर्किट होगा, आगे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करूंगा मेथड, आगे के जितने हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, यहां से आर इक्विवेलेंट बनेगा आर और 2R पैरेलल में। तो इसका इस तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2R/3 प्लस आर, ये दोनों पैरेलल। ये किस टर्मिनल के अक्रॉस निकाला, C1 C2 के अक्रॉस। आर और 2R, 2R/3 प्लस आर 5R/3। तो टाइम कांस्टेंट कितना बन गया, आर इक्विवेलेंट इनटू सी, 5RC/3। यही उस मेथड से लिया है। तो दिस इज, अब देखो ध्यान से, दो स्टेप थे। एक स्टेप में मैंने QS फाइंड करा, दूसरे स्टेप में मैंने टाइम कांस्टेंट फाइंड करा 5RC/3। उसके लिए दो मेथड मैंने डिस्कस कर दिए। हम सर्किट में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसे। अब जरा देखो, तुम्हारे पास दोनों चीजें आ गई, 5RC/3 और 2C एप्सिलॉन/3। जरा यहां लिख लूं तो QS कितना आया, 2C एप्सिलॉन/3, और टाइम कांस्टेंट कितना आया था, 5RC/3। तो पहले पार्ट का आंसर जो प्रॉब्लम में पूछा था, पहले पार्ट का आंसर आ गया। Q इज इक्वल टू QS 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ विद QS इज दिस एंड टाउ इज दिस। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में कहा गया था करंट अक्रॉस कैपेसिटर I इज इक्वल टू QS बाई टाउ e की पावर माइनस t बाई टाउ। यानी 2 एप्सिलॉन जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और C से C कट जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन बाई 5R e की पावर माइनस t बाई टाउ, ये टाउ इज 5RC/3। दिस इज द करंट अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब बात आती है करंट अक्रॉस बैटरी कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये करंट हो गई IC, सर्किट में दिखा लो, ये तुमने फाइंड कर ली। बैटरी की करंट को IB मान लेते हैं और ये करंट हम मान लेते हैं I1। अब एक पार्ट और पूछा जा रहा है कि I1 बताओ, तो IC तो आ गया, IB हो रहा है। IB बहुत रेयर पूछी जाती है, लेकिन अगर पूछ ली जाए तो कैसे बताएंगे, तो मिस्टर एक्स को यूज करना पड़ेगा। ये आया मिस्टर एक्स, केवल एक अननोन है। एक ऐसा सर्किट यूज करो जिसमें IB और IC इन्वॉल्व है। अगर बहुत टिपिकल सर्किट हुआ तो फिर एक से ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ जाती है।
ये मिस्टर एक्स ऐसे चलेंगे और एक पोटेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, ये लिखेंगे IC, पहले यहां से चलेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस क्यू, तो मिस्टर एक्स भागे पहले इन्हें कैपेसिटर मिला तो लिखेंगे Q/C, फिर लिखेंगे प्लस ICR माइनस एप्सिलॉन। अच्छा पहले ये भी एक टर्म छूट गई IBR। ये मिस्टर एक्स ऐसे चले और पूरी इक्वेशन इन्होंने लिख दी =0। तो यहां से IB की वैल्यू क्या होगी, IB की वैल्यू हो जाएगी, इन फैक्टर्स को उधर भेजना शुरू करते हैं, एप्सिलॉन प्लस हो जाएगा माइनस Q/C, Q/RC, ठीक है, माइनस IC, R से आप कट जाएगा। Q की वैल्यू क्या है, दिस वन, ये पुट कर दो। IC की वैल्यू क्या है, दिस वन, ये पुट कर दो। तो IB का एक थोड़ा सा लंबा सा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें कोई अननोन है। Q हम फाइंड कर चुके हैं, IC हम फाइंड कर चुके हैं, केवल ये वैल्यू पुट करना है, QS वगैरह की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। तो इस तरीके से ये रिड्यूसिबल सर्किट हमारे सॉल्व होते हैं। अब हम इससे बेस्ट एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे तो हमें ये सारे मेथड आसानी से और क्लियर हो जाएंगे और हम इजिली सर्किट्स को सॉल्व कर लेंगे। अब जरा इस टॉपिक की एक और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं। इसमें कहा गया है कि t=0 पे स्विच एस क्लोज कर रहे हैं, फाइंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक ही कैपेसिटर बैटरी लगी हुई है, रिड्यूसिबल सर्किट है, तो Q का सॉल्यूशन क्या आना है, Q का सॉल्यूशन आना है QS 1 - e⁻t/τ, ये लिख लो। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, टाउ क्या होता है, R=C into QS/τ और IC =dQ/dt। ठीक है, ये सब बेसिक हमारे रिजल्ट है जो हमने निकाले थे, जिसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं QS, सबसे पहला स्टेप क्या होता था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दो ही अननोन बचते, देखो QS और टाउ, तो हमें QS पहले फाइंड करना होता है, उसकी थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो QS फाइंड करने के लिए मैं इस सर्किट में क्या करूंगा कि ये सर्किट, ये स्विच बंद हो गया, कैपेसिटर को मैं रिप्लेस कर देता हूं अपने हिसाब से। मैंने मान लिया बैटरी का प्लस ऐसे मैंने उधर मान लिया, अगर नीचे वाली प्लेट को प्लस बनना होगा तो वो अपने आप VS नेगेटिव आ जाएगा। अब जरा देखो, क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी स्टेडी स्टेट में? यस, करंट तो फ्लो होगी। ये तो एक तरीके से ओपन वायर होगी, तो ऊपर भी ये करंट जा रही है और नीचे भी यार, और दोनों करंट I और I सेम ही होगी। क्यों? इस एप्सिलॉन के साथ भाई ये भी 3R है, एक तरीके से देखा जाए तो ये तो एक ओपन R हो गई, तो ये 3R और ये 3R और ये बैटरी है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में I तो सेम ही जा रही होगी। तो इस सर्किट में सबसे पहले स्टेडी स्टेट करंट देखनी होती है, यही स्टेप होता है। तो I की वैल्यू क्या हो जाती है, ε/3R, टोटल बैटरी करंट 2I हो गई। अब मिस्टर एक्स की जरूरत पड़ेगी VS फाइंड करने का, तो मिस्टर एक्स को मैंने इस VS को इन्वॉल्व करना है, तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूं एक क्लोज लूप में। और भी तरीके हैं, और भी कोई पाथ बना लो, आंसर सेम आएगा। एक मुझे तो सिंपल सा पाथ दिखा कि ये मिस्टर एक्स को ऐसे जोड़ा दो, तो ये क्या इक्वेशन दिखता, IR प्लस VS माइनस I इंटू 2R =0। तो VS की वैल्यू क्या हो गई, IR, और I की वैल्यू कितनी थी, ε/3R, तो VS की वैल्यू होगी ε/3 और VS क्या होता है, QS/C, तो QS C ε/3। तो पहले चीज QS C ε/3 मेरा सॉल्व हो गया, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, अब हम जरा चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, टाइम कांस्टेंट कैसे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, QS हमारा आ गया C ε/3। अब हमें टाइम कांस्टेंट चाहिए। अब टाइम कांस्टेंट के लिए मैंने एक चीज और बताया था, ये QS/I0 है, सॉरी
दैट इज क्यूएस डिवाइड बाई आई नोट। ठीक है, तो ये आई नोट अब हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आई नोट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? कैपेसिटर को एक वायर से रिप्लेस करना होगा। R2R सर्किट को रीड्रॉ करो। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैंने एक पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि T=0 पर सर्किट के अक्रॉस कैसे करंट फाइंड करते हैं। तो आई नोट फाइंड करना हम पुराने लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको एक वायर से रिप्लेस करा ऐसे, और इस करंट को हम आई नोट बोलेंगे। ये हमें फाइंड करनी है। ये लग गई बैटरी। अब अरे ये सर्किट तो अगर हम देखें तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? पहले इस वायर को हम ऐसे देखें तो ये R2R, ये दो एक वायर है, ऐसे ज्वाइन करा दो तो 2R और R। ठीक है, R और 2R/3 प्लस 2R/3, टोटल कितना आ गया? 4R/3। ये एप्सिलॉन है। तो टोटल करंट, ये करंट आई कितनी होगी? तो ये करंट आई हो जाएगी एप्सिलॉन डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमने फाइंड करा, तो यानी कि 3ε/4R। बेसिक सर्किट टेक्निक्स। ये सारा पॉइंट मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि आई नोट और ये सब क्यूएस को कैसे फाइंड करना है। अब ये जो आई आया होगा, ये यहाँ रेजिस्टेंस, क्योंकि रूल तो सारे वही फॉलो होते हैं ना। अब ये यहाँ पर कैसे डिवाइड होगा? पैरेलल के रूल से। तो ऊपर कितनी करंट जाएगी? 2i/3, और यहाँ कितनी करंट जाएगी? i/3। तो ये आई 2i/3, ये आई i/3। तो व्हाट ऑब्वियस है फिर यहाँ पर i/3 और नीचे 2i/3। उसको यहाँ इस सर्किट में साथ में दिखाते चलो, i/3 2i/3। यानी इस आई नोट की वैल्यू कितनी है? यहां से 2i/3 आई, i/3 इधर गई, तो कैपेसिटर से जो करंट पास हो रही है T=0 पर वो i/3 है। i/3 का मतलब हो गया ε/4R। ठीक है, ε/4R। अब आई नोट मेरा ε/4R आ गया, QS मेरा C=3 था। तो टाइम कांस्टेंट कितना आया? QS डिवाइड बाई C=3 डिवाइड बाई आई नोट है एप्सिलॉन डिवाइड बाई 4R। तो 4RC/3। ये टाइम कांस्टेंट दूसरी चीज फाइंड करनी होती है, 4RC/3 आ गया आंसर। मैं इसमें एक मेथड से और कर दे रहा हूं। बाकी जो मैं क्वेश्चन लूंगा, किसी में इस मेथड से फाइंड कर लूंगा, किसी में इससे। बाकी मैं दोनों मेथड नहीं यूज करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मैं दोनों मेथड यूज करके दिखाऊंगा, ताकि हम दोनों ही मेथड में परफेक्ट हो जाए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एग्जाम में तो हमें कोई भी एक मेथड चूज करना हो। तो मेथड 2 ये कहता था कि भैया जो कैपेसिटर है उसको एक टर्मिनल C1 C2 से रिप्लेस कर दो और बैटरी को एक वायर से रिप्लेस करना है। ये C1 C2 टर्मिनल यहां बनाओ या उठा के बाहर निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। और बैटरी को एक वायर, तो बैटरी की वायर को मैं अंदर ले आया, इस वायर को अंदर दिखा सकते हैं। और यहाँ पर टर्मिनल बनाया C1 C2, तो C1 C2 ऐसे चले गए। आइडियल बैटरी थी, वायर से रिप्लेस हो गई। अब ये वायर बन गई है, तो ये दोनों पॉइंट स्क्वीज कर दो, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, 2R और R। ये हो गया टर्मिनल C1 C2, तो 2R और R 2R/3 और 2R/3। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4R/3। टाइम कांस्टेंट कितना बन गया? 4RC/3। सेम। जमीनी का आई नोट वाला मेथड लगा, ये भी लगा सकते हो, तो नॉन फाइंड करने होते हैं। तो आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बना? Q = C=3 इंटू 1 माइनस e⁻t/τ। टाउ की वैल्यू क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो स्टूडेंट, एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया कि T = 0 स्विचेस S1 S2 आर क्लोज।
फाइंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो है ना अच्छी प्रॉब्लम, लेकिन इसको सॉल्व बड़े आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि पहले देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं तो पहले बता रहा हूं। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये तो एक तो सीरीज डायरेक्ट कन्वर्टेबल है, तो Q इक्वल टू QS1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ आने वाला है। प्लस हमें पता है अगर कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज हो तो जिस प्लेट पे हम फाइनल QS मानने वाले, मैं इस पे QS मानने वाला हूं, इसी का इनिशियल चार्ज विद डिस्चार्जिंग का। तब IC का आंसर क्या होता है, dq बाई dt। डिफरेंशिएट कर दो तो QS बाई टाउ e की पावर माइनस t बाई टाउ प्लस QI बाई टाउ e की पावर माइनस t बाई टाउ। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो दो ही तो नोन है, QS और टाउ। सॉल्व, आंसर आगे करो। तो QS फाइंड करने के लिए मैं वही अपना पुराना मेथड लगाऊंगा, कैपेसिटर को रिप्लेस करूंगा। ये इसमें भी होता था, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सब देखो यूज कर रहा हूं मैं, कोई नई थ्योरी नहीं यूज कर रहा हूं। और VS की वैल्यू क्या लेनी है, मुझे पता है VS इज इक्वल टू QS बाई C, तो VS फाइंड करना है। तो पहला रूल होता है कि फाइंड एनी स्टेडी स्टेट करंट। यस आंसर, करंट एक फ्लो करेगी I1 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन बाई 2R। ये आए मेरे मिस्टर एक्स का बहुत रोल है भैया सर्किट से, ऐसे दौड़ा देते हैं, या I1 ऐसे जा रहा है तो ये वाला और भी आसान है, मिस्टर एक्स को इस वाले छोटे से पाथ में दौड़ा दो, ये छोटा सा पाथ, ये और आसान हो गया। चलो उधर से दौड़ा लो, बात वही है। तो VS की वैल्यू सीधा I1 आ जाएगी अगर इस छोटे से पाथ में दौड़ा लो, यानी एप्सिलॉन बाई 2 बड़े में दौड़ा लो, आना वही है। तो QS का आंसर सबसे पहले चाहिए था, जो आ गया C एप्सिलॉन बाई 2। दिस वाज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, तो QS का आंसर आ गया, इसको यहां लिख लें। तो पहले इन क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता है, QS। तो QS हमारा फाइंड हो गया, अब कुछ नहीं करना। टाइम कांस्टेंट, अब देखो टाइम कांस्टेंट फाइंड करने का एक मेथड है QS बाई I नोट। तो जब मैं I नोट वाला मेथड लगाऊंगा तो मैं इस कैपेसिटर, देखो ये चीज का ध्यान रखना, यहां थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट है। देखो मैं इस फैक्टर को I नोट लेके चलता हूं, तो है क्या कि टाइम कांस्टेंट इसी पे डिपेंड नहीं करता कि QI हो या ना हो। तो एक ये भी एक शॉर्टकट है वैसे, तुम चाहो अगर तुम इस QI को मान के जो करंट निकालोगे I1, अगर तुम इस QI को जीरो नहीं मानते तो तुम जो करंट लोगे I1, तो उसकी वैल्यू तुम्हें QS बाई टाउ माइनस QI बाई टाउ लेनी पड़ेगी, फिर टाउ को निकालो। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगा, कुछ सेकंड ज्यादा ले लेगा। तो हम इसका एक आसान तरीका क्या है, ये याद रखना कि जब टाइम कांस्टेंट निकालोगे तो मैंने बताया था कि I नोट वो करंट है, ये कर दो, ध्यान रखना भाई, t इक्वल टू 0 लेना है और कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करना है, एक वायर से, चाहे भले उस पर इनिशियल चार्ज होना ना हो, क्योंकि टाउ उस पर डिपेंड नहीं करता। ये हो गया रेजिस्टेंस R, ये लगी बैटरी, ये लगा R। अब जो भी करंट आएगी भैया, ये तो शॉर्ट हो गया, जो भी करंट आएगी आई, वो तो ये ऐसे पास होती रहेगी, ये I नोट ही होगी, पूरी करंट ही I इक्वल टू I नोट ही चलेगी, इसमें तो कोई करंट जाना नहीं, रेजिस्टेंस तो शॉर्ट हो गया। तो I नोट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब इससे रिप्लेस करते तो एक सिंपल सर्किट हो जाता है, तो I नोट की वैल्यू होगी एप्सिलॉन बाई R, खत्म। टाइम कांस्टेंट ये लो आ गया। चार्ज कितना निकाला था तुमने, C एप्सिलॉन बाई 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन बाई RC बाई 2। अच्छा एक और याद रखो यार, कई बार ये मेथड कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो तुम्हारे पास एक आसान सा मेथड भी है ना, R इक्विवेलेंट वाला, उसको यूज कर लो। ठीक है यार, तो ये यूज करो। इसका तो और भी आसान तरीका भी है, इसको किससे रिप्लेस करना है, हमेशा टर्मिनल से। ये तो लग गया टर्मिनल, ये आ गया टर्मिनल C1 C2। बैटरी को किसको एक प्योर रेजिस्टिव में करना, बैटरी को 0 से करना है। तो ये R और R कैसे हो गए पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई 2
तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया RC/2। इस ऊपर दो पार्ट पूछे गए थे, इन दोनों इक्वेशन में दो ही तो अननोन है, QS QI तो दिया हुआ है, QI मुझे CE/3 दिया हुआ है, वो पुट कर दूंगा। QS की वैल्यू कितनी आई, QS की वैल्यू मेरी CF7/2 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ QS को CF7/2, QI मुझे क्वेश्चन में दिया होता है, टाइम कांस्टेंट मेरा कितना है, दोनों ही मेथड से RC/2 आया, वही वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो दो पार्ट सॉल्व करने थे, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो ये समझ लो, मुझे ये वैसे ये भी बड़ा आसान मेथड है। करंट 1 मंथ निकालो, कैपेसिटर को अपना टर्मिनल बनाओ, C1 C2 बैटरी को रिप्लेस करो 0 वोल्ट से, ये कर दो। कोई बहुत टिपिकल सर्किट हो तो ही आई नोट वाला मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। उसमें से एक प्रॉब्लम और डील करता, मल्टी बैटरी लगी हुई है, इसमें कहा गया कि T = 0 स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे किया, लेकिन अच्छा मैं जान के इसको डील कर रहा हूँ। इसको मैं एक और बेसिक मेथड से कर देता हूँ, जो हमने सबसे पहले मेथड 1 बेसिक डील किया था। हम चाहे तो ऐसा नहीं है, कभी कभी सिंपल सर्किट लगे तो ये 2 स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये तो वैसे करना है, कभी कभी ये भी कर लो। ये जैसे जिसमें डायरेक्ट सर्किट रिड्यूस हो जाता हो तो कभी कभी बैटरी रिड्यूस करके भी कर लिया करो। जैसे इसमें बैटरी रिड्यूस करना तुमने सीखा, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दो चीजें निकालनी होती है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2, और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या बनेगा, R/2 इंटू 2 एप्सिलॉन बाई R प्लस एप्सिलॉन बाई R। तो R से R कट गया, 1/2 इंटू 3 एप्सिलॉन, यानी 3 एप्सिलॉन/2। R और C टिपिकल सर्किट होते हैं, इसमें बैटरी रिड्यूस करने बहुत टाइम लगेगा, 0 मानना है, या जो मैंने सबसे पहला एक एग्जांपल लिया था कैपेसिटर बीच में लगा हुआ था, तो हमेशा प्रॉब्लम इतनी सीधी नहीं होती, कई बार इसमें टाइम लग जाता है, तो हम ऐसी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो अब QS ये तो सिंपल हो गया, तो QS की वैल्यू क्या हो गई 3C एप्सिलॉन/2, और R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना हो जाएगा 3R/2, तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3RC/2। तो Q = QS1 - e की पावर -t/τ। ये लो आंसर ऐसे भी आ सकता है। मेथड 1 जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया था, लेकिन बेसिक थ्योरी सारा कोर यही था। अब आप इसे मेथड 2 से सॉल्व करके देखना, आंसर वही आएंगे। तो आई होप सो अब ये वाला जो अप्रोच है आप सीख गए होंगे, इस पे प्रैक्टिस शीट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। डन।